विराट रघुवंशी एक रईस ज़्यादा था जिसकी रातें शराब की नशें और नई नई लड़कियों की बाहों में गुजरता था। वहीं डॉक्टर अदिति शर्मा जिसके दिन और रात पेशेंट की सेवा में गुजरता था। एक दिन विराट और अदिति के वॉशरूम में लॉक हो जाने पर अदिति विराट के प्रपोजल को ठुकरा देती है, जिससे विराट का घमंड चूर हो जाता है और वो उससे बेइंतहा नफरत करने लगता है। लेकिन किस्मत के खेल से दोनों अनचाही शादी के बंधन में बंध जाते हैं। क्या इनकी नफरत कभी इश्क में बदलेगी? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें ताकि अगला एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वजह पूछी, लेकिन इस बार काव्या का अंदाज बदला हुआ था। वो अदिति से नाराज नहीं थी, बल्कि बुरी तरह घबराई और डरी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर अदिति ने उसे बैठने के लिए कहा और उससे पूछा, क्या हुआ काव्या? अभी कुछ देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी। सब ठीक तो है ना? काव्या ने अदिति का हाथ अपने हाथों में थाम कर फूट फूट कर रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो अदिति। हम अपनी जिंदगी में हर बार कुछ भी बुरा होने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझते रहे। हमें माफ कर दो प्लीज। आज हमें समझ में आ गया है कि हमारा दुश्मन तो इतने सालों से खुद हमारे साथ रह रहा था। अदिति को ये बात समझ में नहीं आई और उसने काव्या से पूछा कि वो किसके बारे में बात कर रही है। अदिति का सवाल सुनकर काव्या ने उसे बताया कि दक्ष और उसका रिश्ता एक बेहद अजीबोगरीब मोड़ पर था। पिछले 16 सालों में उन्होंने कभी भी एक दूसरे के बीच की दूरियों को खत्म नहीं किया था। काव्या और दक्ष की कोई संतान इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो कभी एक दूसरे के करीब आए ही नहीं। नव्या को उन्होंने इसीलिए अडॉप्ट किया था ताकि उनकी जिंदगी में एक औलाद की कमी न रहे। दक्ष ने काव्या से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे दिल से कभी अपनाया नहीं था। आज जब इस बारे में अदिति को पता चला तो काव्या की जिंदगी को इस तरह बर्बाद देखकर उसे बहुत दुख हुआ। साथ ही उसे दक्ष पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। एक वक्त पर दक्ष उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज तभी काव्या ने घबराई हुई सी आवाज में अदिति को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर न केवल अदिति चौंक गई बल्कि बुरी तरह से डर भी गई। काव्या ने अदिति को बता दिया कि घर पहुंचने के बाद उसने किस तरह दक्ष की बातें सुनी थी और उसे पता चल गया था कि दक्ष उसकी जान लेना चाहता था। लेकिन ये बात सुनकर अदिति को काव्या की बात पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। आखिरकार दक्ष उसका पुराना दोस्त था और जहां तक अदिति दक्ष को जानती थी वो किसी की जान नहीं ले सकता था। अदिति ने काव्या से एक बार फिर से पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है काव्या कि दक्ष तुम्हें मारना चाहता है? काव्या के चेहरे पर डर छाया हुआ था, लेकिन आंखों में गजब का गुस्सा दिख रहा था। उसने अदिति की तरफ देखते हुए जवाब दिया, हमने खुद अपने कानों से सुना है और जानती हो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हो तुम। वो आज भी तुमसे प्यार करता है और इसीलिए हमारे साथ रहना नहीं चाहता। बरसों पहले ही उसने हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया क्योंकि तुम घर छोड़कर चली गई थी। इसीलिए हम तुमसे नफरत करते थे, लेकिन आज हमें समझ आया कि गलत तुम नहीं, गलत तो दक्ष है। कोई आपसे नफरत करे या प्यार, इसमें आपका कसूर कैसे हो सकता है? अदिति काव्या की बात सुनकर इमोशनल हो गई थी। जब उसे इस बारे में पता चला कि दक्ष ने काव्या से शादी करने के कुछ ही दिनों के बाद उसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो अदिति से प्यार करता था, तो न केवल अदिति हैरान रह गई बल्कि अब उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त दक्ष से नफरत होने लगी थी। अदिति ने बेहद नाराजगी भरे अंदाज में काव्या से कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दक्ष ये सब कर सकता है। आखिरी बार उसने मुझसे वादा किया था कि अब वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मेरे और विराट के रिश्ते में दूरियां आए या किसी को तकलीफ पहुंचे। उसके बाद जब काव्या ने अदिति से ये पूछा कि वो घर छोड़कर क्यों चली गई थी, तो अदिति ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया।
अदिति ने उसे बताया कि किस तरह से एक अनजान आदमी ने लेटर दिया और उस पर लिखा कि वो कभी लौटकर रघुवंशी हाउस ना आए क्योंकि विराट उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। काव्या ने भी अदिति को बताया कि किस तरह उसके चले जाने के बाद विराट कई महीनों तक सदमे में रहा था, किस तरह अमित रघुवंशी की मौत हुई थी और किस तरह धीरे धीरे विराट के दिल में अदिति और बाकी के लोगों के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। बीते वक्त की बातों को जानने के बाद अदिति ने काव्या से रूही के बारे में पूछा। तब काव्या ने उसे बताया कि वो रूही के बारे में कुछ भी नहीं जानती क्योंकि जिस वक्त विराट ने रूही को अडॉप्ट किया था उससे पहले ही काव्या लखनऊ छोड़कर दिल्ली आ चुकी थी। आज अदिति के सामने बीते वक्त की सारी घटनाएं आ चुकी थी। उसके घर छोड़कर आने के बाद विराट की जिंदगी में क्या हुआ और किस तरह दक्ष और काव्या का रिश्ता खराब हुआ, ये सारी बातें आज अदिति को पता चल गई और ये सब जानने के बाद उसके दिल को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही पहुंच रही थी। उसे अपने किए पर पछतावा महसूस हो रहा था। अदिति ने बेहद दुखी होते हुए कहा, गलत मैंने किया, मुझे तुम सबको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मुझे वो सच विराट को बता देना चाहिए था। काव्या ने हैरान होते हुए अदिति से सवाल किया, कौन सा सच? किस सच की बात कर रही हो तुम? लेकिन इससे पहले कि अदिति काव्या के सवाल का जवाब देती, इंस्पेक्टर कोहली का कॉल अदिति के फोन पर आया और कोहली ने उसे बताया, मैडम एक बहुत बड़ा सुराग मिला है हमें। काव्या मैडम ने जो फोटो और सबूत दिया था उससे पता चला है कि शायद इस खेल का खिलाड़ी कोई और ही है, विराट रघुवंशी नहीं। ये बात सुनते ही अदिति के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। विराट के इस केस से बाहर निकलने के एक उम्मीद उसके दिल में जागने लगी। उसे लगा कि अब बड़ी ही आसानी से वो और काव्या मिलकर विराट को बचा लेंगे। लेकिन तभी इंस्पेक्टर कोहली ने एक और बात अदिति को बताई। लेकिन मैडम ये प्रॉब्लम है कि हमें सब कुछ बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि मिनिस्टर साहब का बहुत प्रेशर है इस केस को लेकर। अगर एक बार ये फैसला विराट रघुवंशी के खिलाफ हो गया तो दोबारा इसे बदलना काफी मुश्किल हो सकता है। इतना कहकर इंस्पेक्टर कोहली ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ये सारी बात जब अदिति ने काव्या को बताई तो काव्या का शातिर दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने अदिति से कहा, तुम्हारा बेटा विदित और नव्या दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे ना, और उसी प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त ये तस्वीर उन्होंने क्लिक की थी। हो सकता है उन वीडियो और फोटोज में हमें ऐसा कुछ मिल जाए जिससे असली कातिल का पता चल सके और विराट बच जाए। अदिति को काव्या की बात सही लगी। उसने कहा कि वो जल्द से जल्द नव्या और विदित को घर बुला लेगी ताकि उन दोनों के पास जो भी डेटा मौजूद था उसकी मदद से वो ये पता करने की कोशिश कर सके कि क्या उनके पास विराट को बचाने के लिए ऐसा कोई सबूत था या नहीं। अदिति ने जल्दी ही विदित को कॉल किया और नव्या को अपने साथ घर लेकर तुरंत आने के लिए कहा। कुछ ही देर के बाद जब विदित के साथ नव्या अदिति के घर पहुंची तो काव्या को वहां पर देख हैरान रह गई। उसने हैरान होते हुए काव्या से पूछा, आंटी आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप विदित की मॉम को जानती हैं क्या? काव्या ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, अभी इन सब सवालों का वक्त नहीं नव्या, तुम दोनों मुझे अपना वो प्रोजेक्ट दिखाओ जिसमें एनजीओ और किडनैपिंग की सारी डिटेल है। विदित ने बिना कोई सवाल किए अपना लैपटॉप ऑन किया। उस प्रोजेक्ट की फिल्म काव्या की आंखों के सामने स्टार्ट कर दी। काव्या बड़े ही गौर से हर एक फोटो और वीडियो को देख रही थी, लेकिन उसकी पकड़ में कुछ आ नहीं रहा था। काव्या ने परेशान होकर उस फिल्म को बंद कर दिया और फिर अदिति से बोली, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है हमें ये इंस्पेक्टर कोहली को दिखाना चाहिए। अदिति तुम अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। इतना कहकर अदिति और काव्या नव्या और विदित को वहीं पर छोड़कर पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर के बाद जब अदिति और काव्या दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इंस्पेक्टर तेजिंदर कोहली ने उनसे उनके वहां आने की वजह पूछी। इस सवाल के जवाब में काव्या ने उसके सामने विदित का लैपटॉप ऑन करके वो फिल्म चला दी जिसमें शायद उन्हें विराट को बचा सकने के लिए कोई सबूत मिल सकता था। इंस्पेक्टर कोहली बड़ी ही बारीकी के साथ उस फिल्म को देखने लगा और तभी उसकी नज़र एक बिल्डिंग पर पड़ी। इंस्पेक्टर कोहली ने उस फोटो को जूम किया और कुछ सोचते हुए कहा,
मुझे याद आ रहा है, मैंने ऐसी बिल्डिंग कहीं देखी है। ये किसी बिल्डिंग का बैक साइड है और उसके ठीक सामने एक होटल है। तस्वीर को और ज्यादा जूम किया गया। वहां पर किसी होटल का बड़ा सा साइन बोर्ड था, लेकिन सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर कोहली लगातार अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रहा था। उसे वो जगह काफी जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन पूरी तरह से याद नहीं आ रहा था कि वो कहाँ की थी। लेकिन तभी अचानक काव्या का शातिर दिमाग बिजली की गति से दौड़ा और उसने लपक कर कहा, ये तो दक्ष के हॉस्पिटल का बैक साइड है। मतलब वहां से कुछ किलोमीटर दूर एक होटल है, उसके जैसा लग रहा है। इसका मतलब जो भी शख्स इसमें शामिल है वो होटल से कुछ ना कुछ ताल्लुक रखता है। काव्या की बात सुनकर इंस्पेक्टर कोहली के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने हंसते हुए कहा, वाह मैडम, आपको लॉयर नहीं जासूस होना चाहिए था। क्या खूब पहचाना आपने। आप सही कह रही हैं, हमें जल्द से जल्द जाकर इस जगह पर तहकीकात करनी होगी। और इतना कहकर इंस्पेक्टर कोहली ने अपनी टीम को तैयार होने के लिए कहा। अदिति और काव्या दोनों ही बेहद खुश थे। इंस्पेक्टर कोहली को सबूत देने के बाद काव्या और अदिति दोनों ही जब घर लौट कर आए तो विदित और नव्या की सवाल या नजरों का सामना उन्हें करना पड़ा। वो दोनों जानती थी कि विदित और नव्या के दिल में ढेर सारे सवाल थे। विदित ने अदिति से पूछा, मॉम, आप नव्या की मॉम को कैसे जानते हो? और आप लोग आखिर क्या कर रहे हैं? आप लोग विराट रघुवंशी को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अदिति ने अब तक ये सच काव्या को भी नहीं बताया था कि विदित विराट का बेटा है, और अब भी उसने विदित को ये नहीं बताया क्योंकि विदित के दिल में विराट के लिए बहुत ज्यादा नफरत थी। अदिति ने मुस्कुराते हुए काव्या का हाथ थामा और विदित से कहा, जानते हो विदित, नव्या की मॉम यानी कि काव्या कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन है। मेरा मतलब सगी नहीं, लेकिन एक तरह से खून से भी बढ़कर रिश्ता है हम दोनों के बीच। अदिति की बात सुनकर काव्या मुस्कुरा उठी। उसने आगे बढ़कर अदिति को गले से लगा लिया। आज उसके दिल की सारी नफरत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। नव्या और विदित की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो दोनों बस हैरानी से काव्या और अदिति की तरफ देख रहे थे। उधर इंस्पेक्टर कोहली अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए उस होटल तक पहुंच चुका था जिस होटल में उसे गुनहगार के होने का शक था। लेकिन काफी जांच पड़ताल के बाद भी उन्हें वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके आधार पर यह साबित किया जा सके कि उस गुनहगार का उस होटल से कोई कनेक्शन था। ये सुनकर काव्या बेहद परेशान हो गई। उसके चेहरे पर एक अलग सा डर और घबराहट भी थी। काफी देर तक अदिति के घर रहने के बाद नव्या ने काव्या से कहा, आंटी अब हमें घर चलना चाहिए ना, काफी देर हो गई है, अंकल वेट कर रहे होंगे। लेकिन दक्ष का जिक्र होते ही काव्या के दिल में सुबह वाली बात घूमने लगी। वो जानती थी कि दक्ष उसकी जान लेना चाहता है और ऐसी हालत में घर जाना उसके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन ये बात काव्या चाहकर भी नव्या को नहीं बता सकती थी। इसीलिए उसने अपने आप को अंदर ही अंदर हिम्मत देते हुए नव्या के साथ घर जाने का फैसला लिया। ये सुनकर अदिति भी डर गई। उसने काव्या को अकेले में बुलाकर उसे समझाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है उस घर में जाने की काव्या, जहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। वो आदमी कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। लेकिन अदिति की बात सुनकर काव्या इमोशनल हो गई। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने अदिति का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा, वैसे भी जीकर क्या करेंगे हम, कोई हमें प्यार नहीं करता। तुम करती थी, लेकिन हमने हमेशा तुम्हें गलत समझा। वैसे हमें नहीं लगता कि वो नव्या के साथ रहते हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। इसी दौरान नव्या को रूही की चिंता सता रही थी। बड़ों की बातों और परेशानियों के बीच किसी के ध्यान में भी नहीं आया कि रूही इस वक्त कैसी होगी। विराट के गिरफ्तार होने के बाद से ही वो कॉलेज नहीं आई थी और ना ही उसने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। नव्या रूही को लेकर परेशान हो रही थी और बार बार उसका नंबर डायल कर रही थी, लेकिन रूही ने नव्या का कॉल रिसीव नहीं किया। उसे इस तरह परेशान देख अदिति ने उससे कहा, नव्या बेटा, अभी उसका मूड ठीक नहीं होगा, तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें उससे कल सुबह बात करनी चाहिए। नव्या को लगा शायद अदिति ठीक कह रही थी।
उधर दूसरी तरफ होटल से हॉस्टल पहुंची रूही अब विराट के गिरफ्तार होने से एक तरफ तो काफी खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ एक नया सवाल उसके मन में आकर खड़ा हो गया था। बार बार वो खुद से सवाल करती कि जो भी शख्स उसे फोन करके विराट के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था, आखिर वो कौन था और इसका इन सब में क्या फायदा हो सकता था। रूही ने अपने आप से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। आखिर उसके पास मेरे माँ बाप की मौत से ऐसे जुड़े कौन से सबूत थे। मुझे पता लगाना होगा ये आदमी कौन है। रूही ने जल्दी से उस अनजान नंबर की डिटेल विराट की कंपनी के टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करने वाले मैनेजर को भेजी और जितना जल्दी हो सके उस नंबर के बारे में पता करने के लिए कहा। रूही अब बेसब्री से उस नंबर के ट्रेस होने का इंतजार कर रही थी। कुछ घंटों के इंतजार के बाद मैनेजर ने उसे कॉल करके बताया, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, ये नंबर वहीं का है। रूही उस एड्रेस को देखकर चौंक गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसे सच का पता लगाना ही था। वो जानती थी वही शख्स उसे उसके असली माँ बाप के बारे में बता सकता था। लेकिन उस एड्रेस पर जाने से पहले रूही ने एक बार उस नंबर पर कॉल किया। काफी देर तक रिंग जाने के बाद सामने से वही आवाज आई, मुझे कॉल क्यों किया तुमने? रूही ने उसे कहा कि वो उससे मिलना चाहती थी और अपने असली माँ पापा के बारे में जानना चाहती थी। उस आदमी ने रूही से कहा कि वो उससे मिलना नहीं चाहता। उसे जो कुछ भी पता था वो पहले ही उसे बता चुका था। ये सुनते ही रूही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिलना तो आपको पड़ेगा। अगर आप मुझसे नहीं मिले तो आपका ये नंबर और आपका एड्रेस बहुत जल्दी पुलिस के पास होगा। कुछ देर के लिए उस आदमी ने चुप्पी साध ली और अगले पल ही हार मानते हुए कहा कि वो रूही से मिलने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसे एक खास जगह पर मिलेगा। उस आदमी ने रूही को एक एड्रेस भेजा और वहां पहुंचने के लिए कहा। बिना एक पल की भी देरी किए रूही उस दिए गए पते पर पहुंचने के लिए हॉस्टल से निकल गई। ये वही बिल्डिंग थी जहां विदित को किडनैप करके रखा गया था। वहां पहुंचते ही रूही को एक अजीब सा डर लगने लगा था, लेकिन अपने असली माँ बाप के बारे में जानने की बेचैनी ने उसे इस खतरनाक जगह तक पहुंचा ही दिया। उस बिल्डिंग में कोई नजर नहीं आ रहा था। अंदर जाने के बाद रूही एक बेहद आलीशान कैबिन के अंदर पहुंची। सामने मास्क लगाए वो आदमी था। रूही ने बिना कुछ सोचे समझे उससे सवाल किया, कौन है मेरे असली माँ पापा और क्या जानते हैं आप उनके बारे में? सामने खड़े शख्स ने अपने चेहरे के मास्क को हटाया। रूही को उसे देख कुछ खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पहले ही पता चल चुका था कि वो कौन है। सामने खड़े डॉक्टर दक्ष की आंखों में एक अजीब सा जुनून और पागलपन नजर आ रहा था। उसने रूही की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, जिस रात तुम्हारे असली माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ था, उस रात विराट रघुवंशी ने मुझे हॉस्पिटल बुलाया था मदद के लिए। उसके बाद दक्ष ने सारा सच रूही को बता दिया कि किस तरह उसके असली माँ पापा का एक्सीडेंट उनके अपने ही परिवार ने करवाया था। लेकिन मरते वक्त रूही की माँ ने विराट से वादा लिया था कि वो इस बात को कभी सामने नहीं आने देगा। इस सारे मामले में सिर्फ दक्ष ही विराट की मदद कर सकता था। हालांकि तब तक काव्या और विराट के बीच के रिश्ते के टूट जाने की वजह से दक्ष लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट हो चुका था। लेकिन उस रात वो किसी काम के सिलसिले से लखनऊ गया था और विराट ने उसे पुलिस केस बनने से बचाने के लिए उसकी मदद मांगी थी। ये सच सामने आते ही रूही को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने नफरत के साथ दक्ष से पूछा, अगर ये सच है तो क्यों आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? जानते हैं आपकी वजह से मैं डैड को गुनहगार मानने लगी। मैंने डैड से क्या कुछ नहीं कह दिया, यहाँ तक कि उनको अरेस्ट भी करवा दिया। क्यों किया आपने ऐसा? दक्ष ने गरजती हुई आवाज में रूही से कहा कि विराट की वजह से अदिति उसकी जिंदगी से चली गई। अपने प्यार को खोने के बाद उसकी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आई और बस वो इसी बात का बदला उससे लेना चाहता था। अदिति का नाम सुनते ही रूही चौंक गई। उसने दक्ष से अदिति और उसके रिश्ते के बारे में पूछा तो दक्ष ने सारी सच्चाई रूही को बता दी और उसे भी बताया कि अदिति विराट की पत्नी है जो पिछले 16 साल से उसके साथ नहीं थी। रूही की आंखों के सामने से एक एक करके सारे पर्दे हटते जा रहे थे। सच अब उसके सामने था। उसकी समझ में अब आ रहा था कि क्यों अदिति ने उसे विदित की लाइफ से दूर रहने के लिए कहा था।
साथ ही रूही को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। वो मन ही मन अपने आप पर गुस्सा हो रही थी। लेकिन फिर एक आखिरी सवाल दक्ष से पूछते हुए रूही बोली, क्या विदित डैड और अदिति आंटी का बेटा है? दक्ष ने हंसते हुए सवाल का जवाब दिया, हाँ, और जब मुझे बरसों पहले पता चला कि अदिति विराट के बच्चे की माँ बनने वाली है तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने एक ऐसा खेल खेला जिसकी वजह से एक ही पल में उन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। दक्ष ने रूही को बताया कि जिस रात अदिति विराट को अपनी प्रेगनेंसी की खबर देने वाली थी, उस रात उसने ही एक आदमी के हाथों लेटर भेजकर अदिति को डरा दिया था और विराट और अदिति के बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी थी, क्योंकि उसे अदिति की प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद इस बात का यकीन हो गया था कि अदिति और विराट के बीच पति पत्नी का रिश्ता बन चुका था और दक्ष की अदिति को पाने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने विराट से अदिति को हमेशा के लिए अलग कर दिया। दक्ष की बातें सुनते ही रूही फूट फूट कर रोने लगी। उसने दक्ष से कहा कि उसने बहुत गलत किया था, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। उसने बहुत सारे रिश्तों को खराब कर दिया था और सबकी जिंदगियों के साथ खेला था। रूही ने नफरत के साथ दक्ष से कहा, मैं सबको सच बता दूंगी दक्ष अंकल, मैं आपका असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। लेकिन ये सुनते ही दक्ष ने 2 बार ताली बजाई। वहां 2 बेहद खतरनाक दिखने वाले आदमी आए और उन्होंने रूही को कसकर पकड़ लिया। दक्ष ने हंसते हुए कहा, तुम कुछ तब करोगी ना जब यहाँ से जिंदा बाहर जाओगी। उधर अदिति के घर काफी देर हो जाने की वजह से काव्या और नव्या ने अब अपने घर जाने का फैसला किया। अदिति का दिल अब भी इस बात को लेकर घबरा रहा था कि कहीं दक्ष काव्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। लेकिन काव्या ने अदिति को बताया कि दक्ष नव्या के लिए अपनी जान तक दे सकता था और उसके रहते कभी काव्या को कुछ नहीं करेगा। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक नव्या ही थी जिसके आगे दक्ष किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को छोड़ सकता था, क्योंकि वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। काव्या के भरोसा देने पर अदिति ने उसे घर जाने दिया। उन दोनों के जाने के बाद विदित ने एक बार फिर से अदिति से पूछा, मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लोग क्यों विराट रघुवंशी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अदिति चुप हो गई। उसने विदित के सवाल का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से विदित की बेचैनी और नाराजगी बढ़ती जा रही थी। वो लगातार अदिति से सवाल कर रहा था, लेकिन अदिति उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी। जब विदित से रहा नहीं गया तो उसने गुस्से से कहा, मॉम, मुझे तो ये सोचकर अपने आप से भी नफरत हो रही है कि उस आदमी ने, उस हत्यारे विराट रघुवंशी ने मुझे ब्लड दिया और उसका गंदा खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। और विदित के इतना कहते ही अदिति के सब्र का बांध टूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा, विदित, बस। विदित अदिति को ऐसे देखकर हक्का बक्का रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या था। अदिति की आंखों से आंसू बह रहे थे। वर्षों से दिल में दबा कर रखा दर्द आंसू बनकर बाहर आने लगा था। अपने आप को संभालते हुए अदिति ने विराट की आंखों में आंखें डालकर उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सच से उसका सामना करवा दिया। विराट रघुवंशी तुम्हारे डैड है विदित, और उन्होंने किसी का खून नहीं किया। वो कातिल नहीं है, सुना तुमने? वो बेकसूर है। वो तुम्हारे डैड है, असली डैड। एक पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी अदिति की सिसकियां और विदित के दिल की धड़कनें। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो लगातार अपनी मॉम के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। उसने आगे बढ़कर अदिति को गले लगाते हुए चुप करवाने की कोशिश की और फिर से पूछा कि उसने जो कुछ भी कहा था क्या वो सच था। अदिति ने विदित को सारी सच्चाई बता दी। विदित को पता चल गया कि जिसे वो गुनहगार समझ रहा था, असल में उसने कुछ नहीं किया था। आज अपने डैड के बारे में जानकर विदित की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से उनसे मिलना चाहता था, लेकिन अदिति ने उसे बताया कि विराट भी ये सच नहीं जानता, इसीलिए विदित को थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। अदिति ने अपने आंसू पोंछते हुए विदित से कहा, पहले हमें विराट को छुड़वाना होगा बेटा, वो निर्दोष है, और उसके बाद मैं खुद उसे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। विदित ने अदिति से वादा किया
कि वो अब किसी भी तरह अपने डैड को इस झूठे इल्जाम से बचाएगा। तभी अपने घर पहुंची नव्या ने विदित को बताया कि रूही का कॉल सुबह से नहीं लग रहा था और उसके हॉस्टल में पता करने पर वार्डन ने बताया कि वो वहां भी नहीं थी। नव्या के साथ विदित को भी अब रूही की चिंता होने लगी। नव्या ने विदित से कहा कि उन दोनों को मिलकर रूही को ढूंढना होगा और दूसरी तरफ काव्या ने भी अदिति को एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर अदिति हैरान रह गई। काव्या ने अदिति को बताया था कि दक्ष पूरी रात घर नहीं आया था और ना ही उसका फोन लग रहा था। दूसरी तरफ रूही भी गायब थी। ये सारी बातें अब अदिति और काव्या को दक्ष पर शक करने के लिए मजबूर कर रही थी। काव्या ने जब से अदिति को बताया कि दक्ष ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, उसके बाद से ही अदिति के दिल में दक्ष के लिए नफरत भर गई थी। लेकिन उसका दिल अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि रूही के गायब होने के पीछे भी उसका हाथ हो सकता था। एक तरफ जहां अदिति और काव्या रूही को तलाश कर रहे थे, वहीं नव्या भी विदित के साथ रूही को ढूंढने निकल पड़ी। कॉलेज जाने का बहाना करके विदित और नव्या ने रूही को ढूंढने का प्लान बनाया। उसकी तलाश में वो उसके हॉस्टल पहुंचे, जहां उन्हें पता चला रूही बीती शाम किसी जरूरी काम का बहाना करके हॉस्टल से निकली थी और तब से वापस नहीं आई। उसके डैड के जेल में होने की वजह से ऐसा कोई नहीं था जिसे इस बात की इंफॉर्मेशन दी जा सके। विदित और नव्या की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। विदित ने दुखी होते हुए नव्या से पूछा, कहाँ जा सकती है वो? कहीं ऐसा तो नहीं नव्या कि विराट अंकल, मेरा मतलब डैड के अरेस्ट होने और रूही के गायब होने में कोई कनेक्शन हो, कोई उन दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? नव्या ने गहराई से कुछ सोचते हुए विदित के चेहरे की तरफ देखा और फिर हल्के से मुस्कुराने लगी। नव्या को इस तरह मुस्कुराता देख विदित ने जब इसकी वजह पूछी तो नव्या ने विदित का हाथ थाम कर धीरे से कहा, मैं बहुत खुश हूँ विदित, तुम्हें अपने डैड मिल गए। अपने रियल पेरेंट्स के बारे में जानने का हक सबको होता है। अब मुझे ही देख लो, आज तक नहीं पता मेरे असली माँ पापा कौन है, कहाँ है। नव्या की बात सुनकर विदित समझ गया इस वक्त वो काफी इमोशनल फील कर रही थी। उसने आगे बढ़कर नव्या को गले लगा लिया और उससे कहा कि उसके अंकल आंटी ही उसके असली माँ पापा जैसे थे। उधर अदिति और काव्या रूही की तलाश में उस होटल में पहुंचे जहां कुछ दिन पहले विराट और रूही रुके हुए थे। लेकिन वहां पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि रूही तो विराट की गिरफ्तारी के बाद ही वहां से चली गई थी। साथ ही होटल मैनेजर ने काव्या को बताया कि जिस दिन विराट को अरेस्ट किया गया, उसके बाद काफी घंटों तक रूही अपने कमरे में बंद रही थी और फिर अचानक चेकआउट करके चली गई। अदिति ने होटल वालों से पूछा कि क्या इस बीच में कोई उससे मिलने वहां आया था। इसके जवाब में मैनेजर ने बताया कि रूही से मिलने वहां कोई नहीं आया था। काव्या दक्ष से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन अब भी स्विच्ड ऑफ आ रहा था। ये सारी बातें अब उनकी मुश्किल को बढ़ा रही थी। अदिति को लगा अब उन्हें ये सब इंस्पेक्टर कोहली को बता देना चाहिए, क्योंकि अब रूही पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। अदिति ने इंस्पेक्टर कोहली को दक्ष और रूही के गायब होने वाली खबर देने के लिए जब कॉल किया तो इंस्पेक्टर कोहली ने भी एक बुरी खबर अदिति को बताई। जल्दी ही कुछ करना होगा मैडम, इस केस की गंभीरता की वजह से मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। अगर एक बार फैसला विराट रघुवंशी के खिलाफ चला गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर अदिति घबरा गई। इंस्पेक्टर कोहली ने अपनी एक टीम दक्ष और रूही की तलाशी के लिए भेज दी और उधर काव्या विराट को जमानत पर रिहा करवाने की कोशिश में जुट गई। वक्त बीतता जा रहा था। न रूही का कुछ पता चला था और ना ही दक्ष घर लौट कर आया था। विदित और नव्या भी जी जान से रूही को ढूंढने में लगे हुए थे। विदित अब जल्द से जल्द अपने डैड से मिलना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था और अपनी मॉम अदिति की खुशियां वापस लाना चाहता था। आखिर में काव्या की कड़ी कोशिशों के बाद विराट को जमानत पर रिहा करने की परमिशन मिल गई। अब तक विराट नहीं जानता था कि जेल से बाहर क्या क्या हो चुका था। विराट के बाहर आने की खबर काव्या ने अदिति को बताते हुए कहा, जाओ अब मिलो विराट से, और हाँ, इस बार विदित को अपने साथ जरूर ले जाना। हम जानते हैं वो विदित को देखकर पुरानी सारी नफरत भूल जाएगा।
लेकिन अदिति इस बारे में सोचकर बुरी तरह घबरा रही थी। वो पहले अकेले में विराट से मिलना चाहती थी ताकि अपने बीते कल के बारे में विराट को सब बता सके और फिर विदित को उसके सामने लेकर आए, ताकि गलती से भी विदित को विराट के गुस्से और नाराजगी का एहसास ना हो। यही सोचकर अदिति बड़ी हिम्मत के साथ विराट से मिलने होटल पहुंची। विराट के रूम के दरवाजे पर खटखटाते ही उसकी आवाज अदिति को सुनाई दी। कम इन। धड़कते दिल से अदिति जैसे ही अंदर गई, उसने देखा पूरा रूम सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। सामने बियर की खाली बोतलें पड़ी थी। अदिति आंखें फाड़ फाड़ कर विराट की हालत देख रही थी, जो परेशान सा कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा था और किसी से फोन पर बातें कर रहा था। उसकी बातें सुनकर अदिति समझ गई वो रूही के लिए परेशान था और उसे ढूंढने के लिए कॉल कर रहा था। अचानक अदिति को सामने देख विराट हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। फिर अपने होठों पर व्यंग्यात्मक हंसी लाते हुए उसने अदिति से पूछा, ओह डॉक्टर अदिति शर्मा, आप यहाँ क्यों आई हो अब यहाँ? अच्छा, ये देखने कि विराट रघुवंशी जिंदा है या मर गया, या फिर मेरे हालातों पर हंसने के लिए आई हो? पिछले 16 सालों से यही कर रही हो ना? उसकी बातें सुनकर अदिति की आंखें भर आई। उसने धीरे से विराट से कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ विराट। विराट ने घूर कर अदिति की तरफ देखा और हंसने लगा। वो अदिति की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने अदिति से कहा कि वो वहां से चली जाए क्योंकि इस वक्त वो अकेला रहना चाहता था। लेकिन अदिति ने आज सोच लिया था कि वो विदित के बारे में उसे बता कर रहेगी। अदिति ने विराट से कहने की कोशिश की, वो विदित, मेरा मतलब मेरा बेटा, वो विराट। अदिति अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि विराट ने गरजते हुए कहा, मुझे तुमसे या तुम्हारे उस बेटे से कोई मतलब नहीं, और हाँ, मैं नहीं जानना चाहता कि वो किसका बेटा है, तुमने किसे अपनाया, उसका बाप कौन है, कुछ भी नहीं। सुना तुमने, मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करता हूं डॉक्टर अदिति, इसीलिए प्लीज चली जाओ यहां से। लेकिन इस बार अदिति से रहा नहीं गया। उसने अपने आप को संभाल कर बेहद सख्त आवाज में चिल्लाकर विराट की बात का जवाब दिया, विदित तुम्हारा बेटा है विराट, मेरा और तुम्हारा, उसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ता है। ये सुनते ही विराट के हाथों से बियर की बोतल छूट कर गिर गई। जमीन पर कांच बिखर गया। कांच का एक टुकड़ा उछलकर अदिति के हाथ पर जा लगा और उसके हाथ से खून बहने लगा। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना अदिति लगातार विराट की तरफ देख रही थी। विराट, जो इस वक्त अदिति की आंखों में आंखें डालकर हैरानी से देख रहा था। कुछ देर के लिए वक्त थम सा गया था। विराट की आंखें नम हो गईं। वो इधर उधर देखने लगा। उसने अदिति से एक लफ्ज भी नहीं कहा। तभी उसकी नजर अदिति के हाथ से बहते खून पर पड़ी। विराट ने अचानक ही अदिति का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अपने रुमाल से उसके हाथ का खून साफ करते हुए गुस्से के साथ कहा, लगा ली ना चोट, कितनी बार तुमसे कहा है अपना ख्याल रखा करो, आदत है ना तुम्हें खुद को तकलीफ देने की, बस इसीलिए मैं तुमसे नफरत करता हूं। इतना कहते कहते विराट फूट फूट कर रोने लगा। उसके दिल में भरा पिछले कई बरसों का गुस्सा और नफरत जैसे आज एक साथ बाहर आ रहा था। विराट को इस तरह कमजोर पड़ते देख अदिति ने उसे संभालने की कोशिश की। विराट ने कसकर अदिति का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पर अपना माथा टिकाते हुए वो लगातार रोए जा रहा था। अदिति ने एक बार फिर विराट से विदित के बारे में जिक्र किया। विदित का नाम सुनते ही विराट ने अपने आप को संभाला और अदिति से कहा, कहाँ है मेरा बेटा अदिति, मुझे मिलना है उससे। तुमने मुझे आज तक ये बात बताई क्यों नहीं? क्यों मुझे छोड़ के चली गई थी? जानती हो, तुम्हारे जाने के बाद से ही मेरे दिल में इतना गुस्सा भर गया था कि मैंने हर पल तुमसे नफरत करने की कोशिश की। लेकिन अदिति, सच तो ये है, तुमसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था मैं, ठीक से नफरत भी नहीं कर पाया।
आज जब विराट ने बिना किसी सवाल जवाब के विदित को अपना बेटा मान लिया तो अदिति को इस बात का एहसास हुआ कि एक गलत फहमी ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। अदिति ने विराट से कहा कि जब उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला तो वो उसे बताने के लिए आई थी, लेकिन उसे फोन पर किसी से बात करते हुए उसे लगा कि शायद विराट उसके बच्चे को कभी अपनाएगा नहीं। विराट ने उस बात को याद करते हुए अदिति को बताया कि उस वक्त वो टीना के बारे में अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, क्योंकि टीना ने अपने नाजायज बच्चे का इल्जाम विराट पर लगाने की कोशिश की थी। आज अदिति और विराट के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। अदिति इस बात को लेकर बेहद खुश थी कि विराट ने विदित को अपना बेटा मान लिया। विराट ने आगे बढ़कर अदिति को अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने सीने से लगाकर धीरे से कहा, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे अदिति रघुवंशी, और अब तो तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। अदिति ने भी विराट को अपनी बाहों में जकड़ लिया और रोते हुए लेकिन प्यार भरी नाराजगी के साथ कहा, तुम भी कहाँ बदले हो, आज भी 16 साल पहले जैसे विराट लगते हो। आई लव यू विराट, वादा करती हूँ आज के बाद कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी रूही को ढूंढना होगा। रूही का जिक्र आते ही विराट के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने अदिति से कहा कि अब वो दोनों मिलकर जल्द ही रूही को ढूंढ लेंगे। तभी विदित ने अदिति को कॉल किया और कहा, मॉम, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, आप इंस्पेक्टर को लेकर वहाँ पहुँच जाइए जितनी जल्दी हो सके। रूही यही है मॉम, मैंने और नव्या ने उसे ढूंढ लिया है। विदित का कॉल आते ही विराट बेचैन हो गया। उसने अदिति से कहा, मुझे मेरे बेटे से बात करनी थी अदिति, तुमने कॉल क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया, मेरी बात क्यों नहीं करवाई। अदिति ने बड़े ही प्यार से विराट की आंखों में देखते हुए बताया, मैं जानती हूँ विराट कि तुम अपने बेटे विदित से मिलने के लिए बेचैन हो, लेकिन अभी हमें रूही को बचाना है। विदित ने मुझे एक जगह का एड्रेस भेजा है, हमें इंस्पेक्टर कोहली को वहां लेकर जाना होगा। मैं काव्या को भी वहां आने के लिए कहती हूँ। इतना कहकर अदिति ने काव्या को उस जगह का एड्रेस भेज दिया और साथ ही इंस्पेक्टर कोहली को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। विराट और अदिति जल्द ही होटल से अपनी कार लेकर उस जगह के लिए निकल गए। उधर काव्या ने भी बिना एक पल की देरी किए अपनी गाड़ी निकाली और अदिति के बताए एड्रेस की तरफ चल पड़ी। उधर नव्या और विदित ठीक उसी बिल्डिंग के पास थे जहां पर कुछ दिन पहले विदित को किडनैप करके रखा गया था। लेकिन उसी बिल्डिंग के बैक साइड में दक्ष की कार देखकर नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कार यहाँ कैसे पहुंची। उसने घबराते हुए विदित से कहा, विदित, दक्ष अंकल की कार यहाँ? वो कल रात से घर भी नहीं लौटे, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो? मुझे डर लग रहा है विदित, मेरे अंकल ठीक तो होंगे ना? विदित ने नव्या का हाथ थामते हुए उसे चुप करवाया और उसे कहा कि कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर असली मुजरिम को पकड़कर दक्ष और रूही को बचा लेंगे। नव्या और विदित उस बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर इंस्पेक्टर कोहली और बाकी के लोगों का इंतजार कर रहे थे। तभी इंस्पेक्टर कोहली अपनी पूरी टीम के साथ वहां आ पहुंचा। विदित ने इंस्पेक्टर को बताया कि उन्हें पूरा शक था रूही यही होगी, क्योंकि उसे बिल्डिंग के बैक साइड में उन्हें रूही का मोबाइल पड़ा मिला था। मोबाइल बंद था और बिल्डिंग के बैक साइड में सुनसान होने की वजह से शायद किसी ने उसे वहां फेंका था। इंस्पेक्टर कोहली ने बिना देर किए रूही के मोबाइल फोन को चार्ज करवाया और उसकी कॉल लिस्ट चेक करने लगा। लास्ट कॉल उसी अनजान नंबर से थी जिससे दक्ष ने उसे कॉल किया था। इंस्पेक्टर कोहली ने विदित से कहा, तुम अपने फोन से इस नंबर पर कॉल लगाओ और फोन स्पीकर पर रखना। इस नंबर से हमें काफी कुछ पता चल सकता है। अगर कोई फोन उठाए तो उससे थोड़ी देर बात करना। विदित ने अपने मोबाइल से उस नंबर को डायल किया। कुछ देर तक रिंग जाने के बाद भी किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। इंस्पेक्टर कोहली ने कई बार उस नंबर पर फोन किया, लेकिन सामने से कोई फोन नहीं उठा रहा था। तब परेशान होकर इंस्पेक्टर कोहली ने अपनी टीम को उस बिल्डिंग का घेराव करने और अंदर मौजूद लोगों को पकड़ने का आदेश दिया। नव्या को पूरा शक था कि दक्ष भी अंदर हो सकता था, इसीलिए वो परेशान थी कि कहीं पुलिस के घेराव से कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए और इसकी वजह से दक्ष या रूही उनको कोई खतरा ना हो। नव्या ने इंस्पेक्टर कोहली से कहा, 1 मिनट सर, क्या मैं एक बार अपने फोन से ये नंबर डायल करूं?
एक आखिरी कोशिश। इंस्पेक्टर कोहली ने कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन हिलाकर नव्या को इस बात की परमिशन दे दी। लेकिन जैसे ही नव्या ने वो नंबर डायल किया, वो ये देखकर हैरान रह गई कि ये नंबर उसके फोन में पहले से ही सेव था और ये किसी और के नाम से नहीं बल्कि दक्ष अंकल इमरजेंसी के नाम से सेव था। ये देखते ही नव्या को याद आया एक बार जब उसकी कार खराब हो गई थी और उसने दक्ष को कॉल लगाया था, तो कॉल नहीं लगने पर वो काफी परेशान हो गई थी। उस दिन दक्ष ने उसे एक अलग नंबर देते हुए कहा था, मेरी प्रिंसेस, ये नंबर सिर्फ तुम्हारे लिए है। देखो, मैं ज्यादातर इसे अपने काम के सिलसिले में इस्तेमाल करता हूँ, हॉस्पिटल की इमरजेंसी कॉल के लिए। लेकिन तुम्हें कभी भी ऐसी कोई ज़रूरत हो और मेरा पर्सनल नंबर ना लगे तो बिना सोचे समझे बस इस पर मिला देना। आई प्रॉमिस तुम्हारी कॉल हमेशा उठाऊंगा। नव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। फोन पर लगातार रिंग जा रही थी और नव्या हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा था। उधर इंस्पेक्टर कोहली भी नव्या के फोन में उस नंबर को दक्ष के नाम से सेव देखकर दंग रह गया था। तभी दक्ष ने कॉल रिसीव किया। हाँ प्रिंसेस, क्या हुआ? कहाँ हो तुम बेटा? कोई प्रॉब्लम है क्या? इंस्पेक्टर कोहली ने इशारे से नव्या को बोला कि वो दक्ष से कोई बहाना कर दे और उससे उसका सच जानने की कोशिश करे। नव्या की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, अंकल, कहाँ हैं आप? घर क्यों नहीं आए? मैं आपको मिस कर रही थी। आपका कॉल भी नहीं लग रहा था। दक्ष ने नव्या से कहा कि वो किसी जरूरी काम से दिल्ली से बाहर आया था। नव्या के सामने दक्ष का झूठ साफ था। कुछ देर बात करने के बाद नव्या ने पीछे से रूही की दबी हुई सी चिल्लाने की आवाज सुनी और जब इस बारे में दक्ष से सवाल किया तो उसने हड़बड़ाते हुए कहा, वो एक पेशेंट है बेटा, वो दर्द की वजह से चिल्ला रही है। चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ और तुम परेशान मत हो ना, जल्दी घर आ जाऊंगा। इतना कहकर दक्ष ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। नव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने इंस्पेक्टर से कहा कि रूही अंदर ही थी और अब वो खुद उसे दक्ष के चंगुल से छुड़ा कर लाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर कोहली नव्या को इसकी परमिशन देने के लिए तैयार नहीं था। उसने नव्या से कहा कि इसमें उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए वो पुलिस फोर्स के जरिए दक्ष को पकड़ेंगे। लेकिन नव्या ने अपने आप को संभालते हुए इंस्पेक्टर कोहली से कहा, अगर आपने पुलिस फोर्स को अंदर भेजा तो रूही की जान को खतरा हो सकता है। ट्रस्ट में इंस्पेक्टर, दक्ष अंकल मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप मुझे जाने दीजिए, मैं वादा करती हूँ रूही को लेकर आऊंगी। नव्या चाहे कुछ भी कहे, इंस्पेक्टर इस बात के लिए तैयार नहीं था। इतनी खतरनाक सिचुएशन में इंस्पेक्टर कोहली कॉलेज के बच्चों को अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकता था। उसने विदित और नव्या को वहां से दूर हटने के लिए कहा और अपनी टीम को उस बिल्डिंग की घेराबंदी करने का ऑर्डर दिया। देखते ही देखते पुलिस की टीम बड़ी ही सावधानी से चारों तरफ बिखरने लगी। लेकिन नव्या को रूही और दक्ष की चिंता हो रही थी। उसे लग रहा था कहीं पुलिस की वजह से उन दोनों में से किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। नव्या ने परेशान होते हुए विदित से कहा, इन सब की जरूरत नहीं है विदित। अगर एक बार मैं अंकल से बात करूंगी ना तो वो खुद सबके सामने आ जाएंगे। वो रूही को भी कुछ नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ उन्हें विदित, वो बहुत अच्छे हैं। ज़रूर ये सब कोई गलत फहमी होगी, मुझे उनसे बात करनी है। विदित ने नव्या को समझाया कि इस काम में बहुत खतरा था और उसका बिल्डिंग के अंदर जाना सही नहीं था। लेकिन नव्या अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसे लग रहा था कि उसके कोशिश करने से बिना किसी जोर जबरदस्ती के सब ठीक हो जाएगा। उसने परेशान होकर विदित से कहा, खतरा मेरे अंदर जाने में नहीं विदित, खतरा पुलिस के इस ऑपरेशन में है। अगर अंकल या रूही किसी को भी पुलिस की गोली, नो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती विदित, प्लीज। पुलिस की टीम का घेराव धीरे धीरे बिल्डिंग के चारों तरफ बढ़ता जा रहा था और उसके साथ साथ नव्या की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। तभी विदित ने उसका हाथ पकड़कर चुपचाप एक तरफ चलने के लिए कहा। विदित नव्या को बिल्डिंग के पीछे हिस्से की तरफ ले गया। वो दोनों पुलिस की नजरों से बचते बचाते जैसे ही बिल्डिंग के पिछले हिस्से में पहुंचे, एक टूटी खिड़की की तरफ इशारा करते हुए विदित ने कहा, यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन जल्दी करो, इससे पहले कि पुलिस अपना ऑपरेशन शुरू करे, हमें रूही और तुम्हारे अंकल तक पहुंचना होगा। उधर से इंस्पेक्टर कोहली के अनाउंसमेंट की आवाज सुनाई देने लगी, मिस्टर दक्ष,
आपके पास 5 मिनट का वक्त है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना मजबूरन हमें गोली चलानी पड़ेगी। ये सुनते ही नव्या और विदित उस खिड़की से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए। वो दोनों बड़ी फुर्ती से दक्ष और रूही को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वक्त बहुत कम था और इसी वजह से नव्या ने विदित को इस बात के लिए मना लिया कि उन दोनों ने अलग अलग होकर तलाश करनी चाहिए। नव्या उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ रही थी जहां उसे एक रूम नजर आ रहा था, लेकिन तभी बाहर से पुलिस के फायर करने की आवाज सुनाई दी। पहले एक गोली चली और उसके बाद एक गोलीबारी होने लगी। नव्या बुरी तरह घबरा गई। उसे रूही को ढूंढना था और साथ ही साथ अपने आप को भी बचाना था। तभी उसने देखा कि उस बिल्डिंग के अंदर छिपे कुछ नकाबपोश गुंडे निकलकर बाहर आए हैं और पुलिस की फायरिंग का जवाब दे रहे हैं। उन सब के हाथों में गन थी। नव्या ने एक दीवार की आड़ में खुद को छिपा लिया और दबे कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी जिसके बाहर पहरा लगा था। डर की वजह से नव्या का बुरा हाल था। वो अपनी तेज तेज चल रही सांसों को अपने मुंह पर हाथ रखकर दबा रही थी। उसे डर था कहीं किसी को उसके वहां होने के बारे में पता न चल जाए। एक आदमी जो बिल्डिंग की खिड़की से पुलिस वालों पर गोलियां चला रहा था, उस कमरे के दरवाजे से कुछ ही दूरी पर तैनात था और कभी भी नव्या उसकी नजर में आ सकती थी। वो दबे पांव जैसे ही आगे बढ़ी, उसने बहुत धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। सामने रूही फर्श पर आधी बेहोशी की हालत में पड़ी थी। नव्या ने दबे पांव अंदर जाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया ही था कि तभी उस गुंडे की नजर रूही पर पड़ी और वो उसकी तरफ लपका। ये देख रूही की चीख निकल गई। उसने लपक कर कमरे के अंदर जाते हुए कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उस गुंडे ने अपने मजबूत हाथ से नव्या को ऐसा करने से रोक लिया। नव्या के सामने मौत खड़ी थी। वो जानती थी अब उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था। तभी गोली चली और नव्या की चीख के साथ चारों तरफ खून ही खून फैल गया। नव्या की चीख बिल्डिंग में हो रही फायरिंग के शोर में दब कर रह गई। उसके कपड़े खून से रंग चुके थे। जो आदमी उसे रूम का दरवाजा बंद करने से रोक रहा था, वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा था। वो नव्या को पकड़कर बाहर घसीटने की कोशिश कर रहा था और इसी झड़प में नव्या के हाथों में कई जगह खरोंचे भी लग गई जिनसे खून बह रहा था, लेकिन उसने पूरी ताकत के साथ उस आदमी का मुकाबला किया। इससे पहले कि वो नव्या को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाता, पुलिस की गोली तीर की तरह दूसरी तरफ से आई और उस गुंडे की पीठ पर जा लगी। नव्या के देखते देखते ही वो जमीन पर ढेर हो गया। नव्या हड़बड़ाहट और डर से बुरी तरह से चीखने लगी। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा कसकर बंद कर लिया और वहीं बौखलाई सी हालत में जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वो अपने हाथ पैरों से बह रहे खून को देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। एक प्रिंसेस की तरह रहने वाली नव्या ने पहली बार ये सब देखा था। दहशत की वजह से वो कांप रही थी और कुछ देर इसी तरह रहने के बाद नव्या को जैसे होश आया। उसने अपने आप से कहा, नहीं नव्या, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। तुम्हें रूही को बचाना है, उसे यहाँ से सेफ बाहर ले जाना है। हाँ। नव्या ने रूही के चेहरे पर हाथ रखकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन रूही को बेहोश रखने के लिए किसी दवाई का डोज दिया गया था क्योंकि पास ही में एक इंजेक्शन पड़ा था। नव्या ने अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाया। वहीं पास में एक पानी की बोतल रखी थी। नव्या ने पानी लेकर रूही के चेहरे पर डाला और उसे जगाने की कोशिश की। धीरे धीरे रूही को होश आने लगा। वो बुरी तरह डरी हुई थी। होश में आते ही उसने घबराते हुए कहा, नो प्लीज दक्ष अंकल, प्लीज मुझे घर जाने दो। नव्या ने रूही को अपने गले से लगा लिया। उसकी ऐसी हालत देख नव्या कांप उठी थी। उसे अब भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि जिस दक्ष ने उसे राजकुमारी की तरह पाला था, कभी उसकी आंखों में एक आंसू तक आने नहीं दिया था, क्या वो दक्ष इतना खूंखार हो सकता था? नव्या ने रूही को संभालते हुए धीरे से कहा, डरो मत रूही, मैं नव्या तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देखो, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। यहाँ बहुत खतरा है। तुम नव्या के साथ चलो। रूही बहुत मुश्किल से उठ पा रही थी। नव्या ने उसे अपने हाथों का सहारा देकर खड़ा किया और लड़खड़ाते कदमों से रूही नव्या के कंधे का सहारा लेकर उस कमरे से बाहर निकली। दोनों तरफ से अब भी गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। नव्या बड़ी मुश्किल से रूही को लेकर कुछ दूर चली ही थी कि किसी ने पीछे से चिल्ला कर कहा, ए रुक, कौन है तू? इस लड़की को कहाँ लेकर जा रही है?
नव्या ने पलटकर पीछे देखा, एक गुंडा गुस्से में दांत पीसते हुए उसकी तरफ चला रहा था। ये देख नव्या बुरी तरह घबरा गई। उसने रूही को तेज कदमों से वहां निकलने के लिए कहा, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं थी। नव्या ने रूही को घसीटते हुए एक तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो आदमी दोनों के एकदम करीब आ गया था। उसने नव्या को अपनी तरफ खींचकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। नव्या के मुंह से खून बहने लगा। उस आदमी ने रूही को खींचकर एक तरफ धकेल दिया और गरजते हुए कहा, बहुत शौक है तुझे हीरोइन बनने का, अभी तेरा शौक पूरा करता हूँ। और इतना कहकर उस आदमी ने अपनी जेब से चाकू निकाला और नव्या की तरफ लपका। चाकू नव्या के कलेजे के आर पार होने ही वाला था कि तभी किसी ने एक पत्थर उठाकर उस आदमी के सर पर दे मारा और वो हड़बड़ाकर दूर हट गया। उसके माथे से खून की पिचकारी फूट पड़ी। वो बुरी तरह से चीख रहा था। रूही भी जमीन पर पड़ी करा रही थी और नव्या का डर के मारे बुरा हाल था। नव्या ने नजर उठाकर सामने देखा तो उसे विदित नजर आया। उसने ही उस आदमी के सर पर पत्थर मारकर नव्या को बचाया था। विदित लपक कर नव्या के पास आया और उससे पूछा, तुम ठीक हो ना? हमारे पास वक्त बहुत कम है नव्या, हमें यहाँ से भागना होगा वरना ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि हालात और बुरे हो, हमें रूही को लेकर यहाँ से निकलना होगा। विदित की बात सुनकर नव्या रूही के पास गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। विदित चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देख रहा था कि कहीं कोई उधर आ तो नहीं रहा था, लेकिन तभी अचानक सामने नजर जाते ही नव्या दहशत भरी आवाज में चीखी, अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? विदित के ठीक पीछे उसकी तरफ बंदूक ताने दक्ष खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन नजर आ रहा था। उसके सर पर जैसे खून सवार था। उसने बड़ी ही नफरत के साथ विदित की तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, इसके शरीर में उस विराट रघुवंशी का खून दौड़ रहा है। एक बार अपनी नव्या की खुशी के लिए तुझे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन आज नहीं। और इतना कहकर दक्ष ने अपने बंदूक से निशाना विदित के सर की तरफ तान दिया। ये देख नव्या बुरी तरह हड़बड़ा गई। उधर वक्त बीत जाने और बार बार चेतावनी देने के बावजूद दक्ष के सरेंडर नहीं करने की वजह से पुलिस ने बिल्डिंग के अंदर आकर गुंडों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। नव्या घबराहट में लगातार दक्ष से विदित और रूही को छोड़ देने और अपने साथ बाहर चलने के लिए कह रही थी, लेकिन दक्ष की आंखों में जैसे खून सवार था। उसकी उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर थी और अगले ही पल दक्ष की बंदूक से गोली चली और खून के हल्के से छींटे दक्ष के कपड़ों पर उछल कर लग गए। नव्या का भरोसा टूटकर चकनाचूर हो गया। जिस दक्ष को वो अपने लिए भगवान से ज्यादा मानती थी, उसका ये रूप देखकर उसके दिल का बरसों का प्यार पलक झपकते ही खत्म हो गया और उसका दिल दक्ष के लिए नफरत से भर उठा। उधर विदित और नव्या के बिल्डिंग के अंदर जाने के कुछ ही देर बाद अदिति, विराट और काव्या भी पुलिस के पीछे पीछे बिल्डिंग के अंदर आ गए। विराट की नजरें एक तरफ जहां विदित को ढूंढ रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो रूही की सलामती को लेकर परेशान था। लेकिन विदित और नव्या दोनों को कहीं भी ना पाकर विराट, काव्या और अदिति परेशान हो उठे। इंस्पेक्टर ने उन्हें बताया कि कुछ देर पहले वो वहीं देखे गए थे। विराट दूसरी मंजिलों पर जाकर उन्हें ढूंढना चाहता था, लेकिन कोहली ने उसे साफ मना कर दिया। गोलियां अभी भी चल रही थी। तभी पुलिस की एक टीम ने अंदर से वायरलेस पर खबर दी कि उन्होंने दक्ष को ट्रेस कर लिया था और विदित, नव्या और रूही भी वहां पर थे। ये सुनते ही इंस्पेक्टर कोहली ने झल्लाते हुए कहा, ये आजकल के बच्चे भी ना किसी की नहीं सुनते, क्या जरूरत थी उन्हें अंदर जाने की? इंस्पेक्टर कोहली ने मौके की नजाकत देखते हुए अपनी टीम को फायरिंग रोकने के लिए कहा। विराट ने गुस्से में अपने आप से कहा, दक्ष ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या चाहता था वो मेरी बेटी से? काव्या ने विराट को दक्ष का सच बताते हुए कहा कि वो उसकी भी जान लेना चाहता था और पिछले 16 सालों में कभी उसने उसे नहीं अपनाया, क्योंकि वो आज भी अपने दिल में अदिति के लिए वही दीवानगी रखता था। काव्या की बात सुनकर विराट को अपनी बहन के लिए बुरा लग रहा था। वो नहीं जानता था काव्या ने पूरी जिंदगी इतना कुछ सहा था। उसने आगे बढ़कर काव्या को गले से लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो काव्या, मैं नफरत में अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं दक्ष को छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस एक बार वो सामने आ जाए। अदिति बड़ी ही बेचैनी से यहाँ वहाँ घूम रही थी। विदित, रूही और नव्या के ठीक होने की लगातार प्रार्थना कर रही थी। अंदर दक्ष के बंदूक से निकली गोली नव्या के बाजू को छूते हुए गुजर गई।
जब दक्ष ने विदित पर अपना निशाना साधा था तो उस वक्त नव्या दौड़कर बीच में आ गई थी और गोली उसके हाथों को छूकर निकल गई, लेकिन जख्म लगने की वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। उसके घायल हाथ से खून बहता देख दक्ष जैसे होश में आ गया। वो दौड़कर नव्या के पास गया और उसके घाव को देखकर बेचैन हो उठा। ये क्या किया तुमने प्रिंसेस? देखो कितनी चोट लग गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं बेटा मुझे माफ कर दो। लेकिन नव्या ने बड़ी ही नफरत के साथ चिल्लाकर दक्ष को अपने आप से दूर झटकते हुए कहा, दूर रहिए आप नव्या से। नव्या आपसे नफरत करती है। आप इंसान नहीं हैं, जानवर हैं। आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। सुना आपने? पुलिस की तरफ से गोलीबारी बंद हो चुकी थी और दक्ष ने भी अपने आदमियों से गोली चलाने के लिए मना कर दिया। पुलिस की टीम के लिए दक्ष को गिरफ्तार करने का ये अच्छा मौका था। बिना वक्त गवाए पुलिस की टीम ने दक्ष को दबोच लिया। दक्ष पागलों की तरह चिल्ला कर नव्या से माफी मांग रहा था, लेकिन नव्या के दिल में आज उसके लिए नफरत थी। उधर बाहर इंस्पेक्टर कोहली ने सबको बता दिया था कि अंदर तीनों बच्चे सेफ थे और पुलिस टीम दक्ष को गिरफ्तार करके बाहर ला रही थी। विराट दक्ष की हरकत पर आग बबूला हो रहा था, लेकिन इस वक्त अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए वो बड़ी ही बेसब्री से अपने बच्चों से मिलने के इंतजार में था। कुछ ही देर के बाद हथकड़ी पहने दक्ष वहां पहुंचा, लेकिन अदिति और विराट की नजरें विदित, नव्या और रूही पर थी। पीछे से पुलिस उन तीनों को भी बाहर ले आई। विदित के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। नव्या का हाल भी कुछ ऐसा ही था और रूही अभी तक बेसुध थी। इंस्पेक्टर कोहली ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया और उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की, लेकिन इसी बीच अपने बेटे को सामने देख विराट की आंखें भर आई। उसने आगे बढ़कर विदित को कसकर अपने सीने से चिपका लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विदित ने धीरे से कहा, इट्स ओके डैड, अब आप आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। विदित के मुंह से डैड सुनकर विराट के चेहरे की मुस्कुराहट छिपाए नहीं छिप रही थी। अगले ही पल विराट ने रूही के चेहरे को छूते हुए चिंता के साथ उसे देखा, लेकिन तब तक एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। उन तीनों को हॉस्पिटल और दक्ष को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। काव्या और अदिति भी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां कुछ देर के ट्रीटमेंट के बाद नव्या, रूही और विदित को घर जाने की परमिशन मिल गई। रूही ने होश में आते ही विराट से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई। आप पर भरोसा करने की बजाय मैं डॉक्टर दक्ष की बातों में आ गई थी। विराट ने रूही को गले लगाते हुए बड़े ही प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, मैं बस इस बात से खुश हूँ कि तुम सही सलामत मेरे पास वापस आ गई हो। तभी इंस्पेक्टर कोहली ने काव्या को कॉल करके एक चौंकाने वाली खबर सुनाई। इंस्पेक्टर कोहली ने काव्या को बताया कि दक्ष अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि वो काव्या को अपना लॉयर बनाना चाहता है, लेकिन काव्या दक्ष की लॉयर बनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने जब इंस्पेक्टर को इस बात के लिए मना कर दिया तो इंस्पेक्टर कोहली ने काव्या को बताया कि दक्ष अपनी गवाही में ऐसी इंफॉर्मेशन देने को तैयार है जिससे पुलिस इस खतरनाक गिरोह के असली मालिक तक पहुंच सकती है, लेकिन दक्ष की शर्त है कि वो ये सब काव्या के सामने ही बताएगा। जब काव्या ने ये बात अदिति को बताई तो अदिति ने उसे समझाते हुए कहा, एक लॉयर ना सही, लेकिन एक पत्नी होने के नाते दक्ष से मिल लो। काव्या, वो तुम्हारे सामने अपने गुनाहों को कबूल करना चाहता है, शायद ये उसका पश्चाताप हो। तुम चिंता मत करो, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अदिति की बात सुनकर काव्या एक आखिरी बार दक्ष से मिलने के लिए तैयार हो गई। जब विराट, अदिति और काव्या दक्ष से मिलने पहुंचे तो इंस्पेक्टर उन्हें वहां लेकर गया जहां दक्ष को पुलिस कस्टडी में रखा गया था। उन सबको वहां देख दक्ष ने शर्मिंदगी से अपनी गर्दन झुकाते हुए धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया। अपने बचपन के दोस्त को इस तरह एक मुजरिम के रूप में देख अदिति का दिल भर आया। उसने दक्ष से नाराजगी भरे अंदाज में पूछा, मैं सपने में भी सोच नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगे दक्ष, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? दक्ष ने सबके सामने एक हादसे का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे कुछ साल पहले एक पेशेंट उसके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था क्योंकि उसकी किडनी फेल हो गई थी।
वो कई दिनों तक एडमिट रहा था क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उसकी बारी आने में वक्त था। डॉक्टर दक्ष उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। उसी दौरान एक दिन उस आदमी ने दक्ष को पैसों का लालच देते हुए कहा कि अगर दक्ष गैर कानूनी तौर पर उसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो तो वो खुद अपने लिए किडनी का इंतजाम कर सकता था। लेकिन दक्ष के मना करने पर वो आदमी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर चला गया और फिर एक दिन हॉस्पिटल से घर लौटते वक्त कुछ लोगों ने जबरन बंदूक की नोक पर दक्ष को किडनैप किया और एक बड़े से बंगले में लेकर गए। दक्ष ये देखकर हैरान रह गया कि वो बंगला उसी आदमी का था। उसने बड़े ही अजीब ढंग से दक्ष को देखा और कहा, आओ डॉक्टर साहब, अब देखिए, आपको प्यार की भाषा समझ नहीं आई तो ऐसे बुलाना पड़ा। दक्ष ने जब उस आदमी से पूछा कि उसे किडनैप क्यों करवाया गया था तो उस आदमी ने ठहाका मारकर बेहद खतरनाक अंदाज में दक्ष के सवाल का जवाब दिया। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, हमारे पास किडनी तो आ गई थी लेकिन डॉक्टर नहीं था जो इस किडनी को हमारे शरीर में सही जगह फिट कर सके। बस इतना सा काम है, कर दो, अच्छी रकम मिलेगी। अब देखिए डॉक्टर साहब, मना मत करना, उससे पहले एक बार अपनी प्रिंसेस और धर्म पत्नी के बारे में जरूर सोच लेना। इतना कहकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। दक्ष समझ गया था कि उसकी फैमिली को खतरा था और इसीलिए उसने मजबूरी में वो काम किया। लेकिन वो पहली और आखिरी बार नहीं था जैसा दक्ष ने सोचा था। ब्लैकमेल चलता रहा और धीरे धीरे वो इस काले धंधे के दलदल की गहराई में डूबता चला गया। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसका डर लालच में बदल गया और वो अपनी मर्जी से उस गिरोह के लिए काम करने लगा। दक्ष ने अपना जुर्म कबूल करते हुए ये भी बताया कि एनजीओ में आई हुई लड़कियों को किडनैप करना आसान होता था क्योंकि उनके आगे पीछे पूछने वाला उनका परिवार नहीं होता था। किस्मत उसे अदिति के एनजीओ तक ले आई और उसे पता भी नहीं चला। जब उसके आदमियों ने विदित को किडनैप किया और नव्या ने उसे बताया कि वो उससे प्यार करती है तो उसने अपने आदमियों से कहकर विदित को छोड़ देने के लिए कहा। उसके बाद उसे पता चला कि विदित कोई और नहीं बल्कि अदिति का बेटा है। अब तो दक्ष उसे किसी भी तरह तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था, चाहे वो कुछ भी बोले। ये सब सुनने के बाद अदिति का दिल उसके लिए नफरत से भर चुका था। दक्ष ने आगे कबूल करते हुए कहा कि उसने हमेशा ही विराट से नफरत की थी क्योंकि विराट की वजह से उसने अदिति को खो दिया था। जब दक्ष ने इस गुनाह की जिंदगी की शुरुआत की थी तो उसने विराट से बदला लेने का सोच लिया था और उसे मौका भी मिल गया। उसने विराट की कंपनी के मैनेजर संजय को पैसों का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया और सारे काले काम उसकी कंपनी की आड़ में शुरू कर दिए। वो हर तरीके से विराट को तकलीफ पहुंचाना चाहता था। फिर उसे विराट की गोद ली हुई लाडली बेटी रूही के बारे में पता चला और उसकी कहानी तोड़ मरोड़ के उसने रूही को भी विराट के खिलाफ कर दिया। वो बेचारी अपने असली माँ बाप के नाम पर किसी भी कहानी पर भरोसा करने को तैयार थी, जिसका दक्ष ने पूरा फायदा उठाया और विराट को जेल तक पहुंचा दिया। दक्ष का गुनाह सामने था। अदिति ने दक्ष से इमोशनल होते हुए कहा, तुम मेरे लिए बहुत खास थे दक्ष। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की थी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हमारे बीच का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता था, दोस्ती का, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। दक्ष की आंखों में प्रायश्चित था। उसने काव्या से कहा, माफी बहुत छोटा है शब्द, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दो काव्या। मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी। आई एम सॉरी। लेकिन काव्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर कोहली दक्ष को लेकर चला गया और काव्या एक बार फिर अपनी जिंदगी में अकेली रह गई। दक्ष से मिलने के बाद सब लोग लौटकर अपने घर आ गए। उसकी हरकतों ने सबके दिल को बहुत दुखाया था। काव्या के चेहरे का दर्द नव्या की आंखों से छिपा नहीं था। उसने कसकर काव्या का हाथ थाम लिया। अदिति ने भी आगे बढ़कर काव्या को गले लगा लिया। उधर विराट विदित को अपने सीने से लगाए था, जैसे पिछले 16 साल की कसर पूरी करना चाहता था। तभी नव्या ने काव्या की आंखों में देखते हुए कहा, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी आपके साथ है आंटी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आप अकेली नहीं हैं। लेकिन अगले ही पल काव्या ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सब चौंक गए।
काव्या ने अपनी आवाज में हल्की सी सख्ती लाते हुए नव्या की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं नव्या, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि तुम अपने असली पापा के पास यूएस चली जाओ। मैं जानती हूँ वो कौन है, और अगर उन्हें ये पूरी कहानी सुनाऊंगी तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए मान जाएंगे। अपने असली पापा का नाम सुन नव्या की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गई। उसने बेचैन होते हुए काव्या से कहा, मेरा रिश्ता सिर्फ आपसे है। नहीं जाना मुझे किसी ऐसे इंसान के पास जिसने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया था। जो मुझे चाहता ही नहीं वो मुझे अब क्यों अपनाएगा। काव्या ने सच्चाई सामने लाते हुए कहा कि उसके असली पापा दरअसल दक्ष का एक पुराना दोस्त था, जो अचानक एक रात अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर हॉस्पिटल आया। गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी। समाज और दुनिया के डर से उसने दक्ष से चुपचाप मामला संभालने को कहा और डिलीवरी से पहले ही उसे वहां छोड़कर चला गया, क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। बदकिस्मती से बच्चे को जन्म देते ही वो लड़की मर गई और उसके बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं था। दक्ष के लाख समझाने के बाद भी वो दोस्त बच्चे को अपनाने के लिए नहीं माना और कुछ ही दिन बाद यूएस चला गया। दक्ष अपनी लाइफ के अकेलेपन को दूर करने के लिए उस नन्ही सी बच्ची यानी कि नव्या को अपने घर ले आया, और काव्या ने भी पूरे मन से उसकी परवरिश की, क्योंकि उसके लिए भी वो उसकी जिंदगी में एक लौती खुशी बनकर आई थी। नव्या ही वो बच्ची थी। धीरे धीरे दक्ष और काव्या को नव्या से इतना प्यार हो गया कि उसके असली बाप का जिक्र तक कभी नहीं हुआ, और ना ही नव्या ने कोई दिलचस्पी दिखाई, ये जानते हुए भी कि दक्ष और काव्या उसके असली माँ बाप नहीं थे। काव्या ने इमोशनल होते हुए नव्या को अपने गले लगाया और कहा, तुम्हारे प्यार में हम इतना खो गए थे कि कभी तुम्हारे प्रॉपर अडॉप्शन तक के बारे में नहीं सोचा। एक तरह से देखा जाए तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है बेटा। काव्या की बात सुनकर नव्या ने दुखी होते हुए लेकिन पूरी हिम्मत के साथ जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मुझे पेपर्स पर अडॉप्ट किया या नहीं। मैंने अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताई है और आगे भी आपके साथ ही रहूंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। पता नहीं क्यों आज आप अचानक मुझे ऐसे अपने से दूर करने की बात कर रही है। काव्या ने नव्या से कहा कि वो भी उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन दक्ष के अपना जुर्म कबूल करने के बाद उस गिरोह के लोग उस पर दबाव बनाने के लिए नव्या को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसी डर की वजह से वो उसे इतनी दूर भेजना चाहती थी। लेकिन नव्या अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि वो किसी भी हालत में काव्या को छोड़कर नहीं जाएगी। दोनों साथ मिलकर हर खतरे का सामना करेंगे। नव्या की जिद के आगे काव्या हार गई और उसने नव्या के फैसले को स्वीकार कर लिया। उधर विराट ने देखा कि इस खुशी भरे माहौल में रूही काफी देर से मायूस बैठी थी। उसने रूही के करीब जाकर उससे बात करने की कोशिश की तो बदले में रूही ने रोते हुए विराट से माफी मांगी और उससे कहा कि अनजाने में उसने वो सब कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। विराट ने रूही को गले से लगा लिया और बड़े ही प्यार से कहा, मेरी स्वीट हार्ट हो तुम, मेरी जान, तुम्हारी हर गलती माफ है बेटा। सबके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल विराट ने अदिति के सामने खड़े होकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सब हैरानी से विराट की तरफ देखने लगे। विराट ने अदिति के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में बड़े ही प्यार से देखा और फिर अगले ही पल अपने घुटनों पर बैठते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, डॉक्टर अदिति शर्मा, मुझसे शादी करोगी? इस बार वो किस्मत से हुई अनचाही वाली नहीं, बल्कि सोच समझकर धूमधाम से होने वाली शादी। अदिति मुस्कुराते हुए विराट को देख रही थी। विदित और बाकी सब लोग ये देख जोर जोर से हंसने लगे। विदित भी विराट के पास आकर खड़ा हो गया और उसने हंसते हुए अदिति से कहा, मॉम हाँ कर दीजिए ना, मुझे भी आप दोनों की शादी में आना है, प्लीज मॉम। अदिति ने अपनी हंसी को रोकते हुए विराट का हाथ थामकर उससे बड़े ही प्यार से कहा, हाँ मिस्टर विराट रघुवंशी, हाँ, और इस बार ये अदिति तुमसे सिर्फ इश्क करेगी, नफरत नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं।
धन्यवाद।